दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दांतों के सड़ने की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, हाँ कोई चीज़ खाते हैं तो विघटित होकर अम्लों का स्त्रावण करते हैं 7.35 से 7.45। पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है। एसिड के बहुत अधिक उत्पादन के कारण दर्द और जलन होती। NH4OH जो एक दुर्बल क्षार है। सोडियम क्लोराइड के जलीय है ना विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या कराता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जो एक क्या एक क्षार है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे है ना निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। क्लोरीन ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा रहना चाहिए। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों एकदम एनर्जी हाई और हम लेक्चर नंबर 3 को लेकर आए हैं समरी सीरीज में, और जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, और मैं वही कहूंगा कि बढ़िया से अपने नोट्स निकाल लो जो उड़ान हिंदी में तुम लोगों ने बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो बढ़िया एक फ्रेश कॉपी निकाल लो, ठीक है, और नोट्स साथ में बनाते चलो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या होते हैं अम्ल एवं क्षार। ठीक है, हमने देखा था अम्ल क्षारक एवं लवण के अम्ल एवं क्षार के हमने गुणों के बारे में डिस्कशन किया था, और हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, पीएच के बारे में। ठीक है, वहां पर हमने देखा था सूचक के बारे में, हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। सूचक भी दो प्रकार के देखे थे हमने, प्राकृतिक और संश्लेषित, बहुत डीप में उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज के जो टॉपिक है दो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की, और पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अम्ल वर्षा, या फिर अगर हम बात करें एसिड रेन। ठीक है, तो क्या होता है तुम लोगों को खुद पता है, अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं या अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड या है ना, या अधातु के ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, है ना। हाँ, कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हम वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कैसे, तुम लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये जो होता है ये अगर हम बात करें जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है अगर हम बात करें मेरे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये CO2 जो है ना, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अगर हम बात करें जल के साथ अभिक्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ठीक है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके एक निर्माण करता है जो होता है H2CO3। ये एक अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल हुआ। वैसे ही सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। याद रखना ये तो कार्बनिक अम्ल है। SO2 जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके बनाता है H2SO3, SO4 नहीं, SO3, H2SO3, जिसको मैं बोलता हूं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलता हूं, सल्फ्यूरस अम्ल। तो देखो ये जो है ना, ये अम्ल वर्षा, मतलब अगर बात करें वर्षा के जल के साथ गिरता है ना, ये भाई ये गैस है ऊपर गई, ठीक है, इसने जल के साथ अभिक्रिया करके क्या किसका निर्माण किया, अम्लों का निर्माण किया, वही अम्ल वर्षा के जल के साथ गिरा। और जब वो वर्षा के जल के साथ गिरता है तो अगर है ना वो ज्यादा ही अम्लीय है ना, वो जो जल है वो ज्यादा ही अम्लीय, अगर उसका 5.6 से pH मान कम है तो उसे मैं बोलता हूं अम्ल वर्षा। क्या बोलता हूं, अम्ल वर्षा। तो मानव शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। और तुम लोगों को एक बात और याद रखना है कि जो मानव रक्त का pH मान होता है, मानव रक्त का pH मान जो होता है वो 7.3 से 7.4 होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिस्कशन कर लेना, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जब वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो तो वर्षा जल अम्लीय होता है। ठीक है, जब यह नदी में बहती है ना, जब यह नदी में बहता है, ठीक है, नदी में बहता है तो यह नदी के पानी का pH मान कम कर देता है, पानी का pH मान कम कर देता है। आप खुद सोचो कि जो अगर हम बात करें जो जलीय जीव है, ठीक है, जलीय जीव है, अगर खुद सोचो कि अगर नदी के pH मान कम हो रहा है, नदी के पानी का pH मान कम हो रहा है, तो क्या उनका सर्वाइवल मतलब बहुत सरल होगा, क्या नहीं, बहुत कठिन होगा, बहुत टफ होगा, उनको तकलीफ होगी। ठीक है, क्योंकि एसिड जो होता है वो कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का, हमने देखा था संचारक प्रकृति का होता है। अम्ल जो होते हैं संचारक प्रकृति के होते हैं। तो त्वचा के ऊपर थोड़ा भी एसिड गिर जाता है तो हमें कितनी दिक्कत होती है, तो उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी आप खुद सोचो।
ठीक है, इसलिए कम प्रदूषण करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। हाँ, अगर तुम लोग सोचते हो कि भाई अरे सर के लिए भी कुछ बोले हैं ना, तुम इतनी प्यारी प्यारी मेरे लिए कमेंट लिखते हो, उससे अच्छा है ना तुम ये बताओ कि सर आज मैंने एक पौधा लगाया। सही में इससे अगर हम बात करें, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशनसीब इंसान होगा, ठीक है, जो ऐसे छात्र को पाया है, वो सबसे ज़्यादा मैं होऊंगा, ठीक है। तो अगर तुम है ना डेली, है ना, मतलब डेली तो नहीं, अपने बर्थडे पे केक लगाओ, मतलब कोई भी केक नहीं, पेड़, है ना, पेड़ लगाओ, है ना। अपना बर्थडे हो या अपने पापा का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो, या कोई अच्छी चीज़ कर दी तो एक पेड़ लगाओ, ठीक है। जब वो पेड़ बड़ा होगा ना तो तुम्हें एक याद दिलाएगा कि यार उस दिन मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, उस दिन मैंने पेड़ लगाया था, आज 5 साल में कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ याद रखना, ठीक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अम्लीय प्रकृति के कारण जलीय जीवन काफी प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, जब इस प्रकार का वर्षा जल, है ना, पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है तो उनकी वृद्धि, है ना, विकास, उनके फूल और फल को भी प्रभावित करता है, उनके फूल और फल को भी प्रभावित करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका एमिशन हुआ, ठीक है, वो ऊपर गया, उसने अम्लों का निर्माण किया, और वही अम्ल जो है ना, वो वर्षा के जल के साथ गिरा, जिसके कारण क्या हुई? अम्ल वर्षा हुई, जिसके कारण अम्ल वर्षा हुई। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ना दांतों के क्षरण की। किसकी बात करते हैं हम? दांतों के क्षरण की, है ना, या दांतों का सड़ना, है ना, दांतों का सड़ना, ठीक है। दांतों के सड़ने की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, हाँ, कोई चीज़ खाते हैं तो विघटित होकर अम्लों का स्त्रावण करते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, दांतों में कुछ खाना फंस जाता है, क्या हो जाता है? कुछ खाना फंस जाता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो उसको विघटित कर अम्लों का स्त्रावण करते हैं, और वो जो अम्ल है, ठीक है, वो हमारे दांतों का क्षरण करता है, उसके कारण हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो यही कारण है ना कि भाई जो मुंह का पीएच होता है वो क्या होना चाहिए भाई? जैसे 5.5 से अगर हम बात करें तो मैं दिखाऊं, ठीक है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? सड़न शुरू हो जाती है। और दांतों का इनेमल जो होता है वो बनाता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, और उसका एक क्रिस्टल होता है ना, मतलब देखो कैल्शियम फॉस्फेट भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट, पर वो किस क्रिस्टल के रूप में होता है? वो बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी तुम ये हमेशा याद रखना कि एनेमल जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, और वो किसका बना होता है? बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका सूत्र होता है CA3PO4 होल ट्वाइस। क्लियर है? पक्का? और अगर हम बात करें कि जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे हुए चीनी और खाद्य कणों को विघटित कर अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है भाई? सड़न शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें सुंदर कन्या के बढ़िया से दांत दिखाता हूं। ये सुंदर कन्या के नहीं, इस तरीके से दांत सड़ जाते हैं ना, सुंदर कन्या तो आएगी, ठीक है। अच्छा, दांतों की सफाई के लिए आमतौर पर हम जो टूथपेस्ट यूज करा करते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के, क्योंकि जो अम्ल स्त्रावित हुआ है हमारे मुंह के अंदर उसे भी क्या करना है? उसे उदासीन करना है, तो इसलिए हम क्षारीय प्रकृति के टूथपेस्ट का उपयोग किया करते हैं। तो कई जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो ये सजेस्ट किया करते हैं कि दिन में 2 बार आप ब्रश करें, ठीक है। हाँ, अधिकतर लोगों को यही सजेशन दिया जाता है कि 2 बार ब्रश करें। कि क्या होता है कि हम जब कुछ खाते हैं तो कुछ ना कुछ फंस जाता है, खाने का कुछ कण क्या हो जाता है? फंस जाते हैं, और बैक्टीरिया उसको विघटित कर, वियोजित कर, अगर हम बात करें, अम्लों का स्त्रावण करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको निष्क्रिय करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं क्षारीय टूथपेस्ट का। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया से ऐसे ब्रश करो, ठीक है, तो ब्रश करोगे तो मजा आएगा, ब्रश करोगे तो मजा आएगा। अब हम बात करते हैं स्टोमक एसिडिटी की, या फिर अगर हम बात करें अमाशय की अम्लीयता की, ना, अमाशय अम्लीयता की, अमाशय अम्लीयता की, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर एक एसिड उपस्थित होता है, एक अम्ल उपस्थित होता है, जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब वो अम्ल है अधिक मात्रा में स्त्रावित हो रहा है, जब वो अम्ल अधिक मात्रा में स्त्रावित हो रहा है तो क्या होगा भाई? एसिडिटी होगी, अम्लीयता होगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी? पेट में जलन होगी। क्या होगी? जलन होगी, ठीक है। एक डिसीज होती है GERD, जो पेट का एसिड होता है ना, वो कभी कभी फूड पाइप के सारे यहां तक आ जाता है, ठीक है। हाँ, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स डिसीज है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है भाई? वहां पर हमारे फूड पाइप में जलन होती है, तो छाती में हैवीनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? छाती में हैवीनेस हो जाती है, तो जिसके कारण है ना बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी ऐसी सिम्टम, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो देखो बर्निंग होने लगती है अमाशय में। क्या होने लगती है? बर्निंग होने लगती है। अगर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं,
ठीक है। तो हाँ, मानव शरीर का पीएच, जो मानव शरीर का क्या होता है भाई, अगर बात करें 7.35 से 7.45। पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है। एसिड के बहुत अधिक उत्पादन के कारण दर्द और जलन होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए थी। अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे कि देखो है ना, इस तरीके से जलन होने लगती है, इस तरीके से जलन होने लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अच्छा, अम्लीयता का उपचार एंटासिड या फिर जिसको अपन बोलते हैं प्रति अम्ल, क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल के माध्यम से किया जाता है, मतलब एसिड का मतलब अपोजिट, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो होता है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो एक दुर्बल क्षार है, जो क्या है, एक दुर्बल क्षार है, ठीक है। हाँ भाई, तो बेकिंग सोडा, हाँ एक और चीज यूज करा करते हैं, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और जो अगर बात करें नींबू के रस का उपयोग किया करते हैं हम, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, इस अम्लीयता को उपचार के लिए साथ में हम क्या करते हैं, नींबू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, नींबू का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो सके, हमें राहत मिल सके, क्या कर सके, राहत मिल सके, क्लियर है। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने जैसे तुम लोगों को बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, वो होता है हमारा MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ भाई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं खेतों की मिट्टी का पीएच, है ना। तो बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो जब जो फार्मिंग होती है, जब खेती होती है, तो जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 7 के लगभग, कितना होना चाहिए, 7 के लगभग होना चाहिए। बट क्या होता है कि जो अब देखो, मिट्टी कभी कभी अम्लीय हो जाती है, क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, उसका 7 से कम पीएच हो जाता है, ठीक है। तो जब 7 से कम हो जाता है तो भाई तुम्हें पता है कि भाई पीएच का वैल्यू, मतलब पीएच का जो अगर हम बात करें घट रहा है ना, मतलब मिट्टी में अम्लीयता आ रही है, ठीक है, तो फसल को क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर, ठीक है, वो डाला करते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि अधिकांश पौधे तब सबसे अच्छे विकसित होते हैं जब मिट्टी का पीएच 7 के करीब होता है। यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है या बहुत अधिक क्षारीय है तो क्या होगा, तो पौधे खराब रूप से बढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। देखो इस तरीके का प्रभाव हम देखने को हमें मिल जाता है, इस तरीके का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, क्लियर है। चलो अब अगर तुम देखो, यदि मिट्टी अम्लीय है तो हम एक क्षारीय ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, एक धातु के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, धातु के ऑक्साइड का, जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैसे होगा, क्षारीय होगा, जैसे पदार्थों का से उपचारित किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का अपन उपयोग करते हैं, क्विक लाइम का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से तुम देख रहे हो, हाँ भाई। चलो अब हम बात करते हैं रासायनिक युद्ध के माध्यम से जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा, है ना। मतलब कई सारे, है ना, कई पौधे, अगर हम बात करें, कई एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, अगर हम बात करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, खतरे से, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अगर हम बात करें जो बिचुआ का पौधा होता है, नेटल का पौधा होता है, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई अब कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो वह त्वचा में एक अम्लीय तरल मैथोनोइक अम्ल डालती है। कौन सा अम्ल डालती है, मैथोनोइक अम्ल। अब सोचो, हमारे अगर हम बात करें, मधुमक्खी ने अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या मारा, हमको डंक मारा, वो आ गया मैथोनोइक अम्ल। अब हम भी तो हमारी आत्मरक्षा कर सकते हैं, उस अम्ल के कारण हमें जलन हो रही है, क्या हम उस अम्ल को उदासीन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम उसके उदासीन करने के लिए क्या कोई क्षार लगा लें, कोई दुर्बल क्षार लगा लें, बिल्कुल, बहुत सही सोच रहे हो, ठीक है। तो इसका उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ततैया डंक मारती है ना, तो ये त्वचा में एक क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ती है। देखो इसके ऊपर तुम, है ना, बेकिंग सोडा वगैरह पाउडर मल सकते हो, जिसके कारण क्या हो जाए, तुम्हारा अगर बात करें तुम्हें राहत मिल जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें क्षारीय, अगर हम बात करें प्रकृति का होता है, तो अम्ल को उदासीन कर देगा। जब ततैया डंक मारती है तो वो कौन सा, एक क्षारीय तरल पदार्थ छोड़ती है, ठीक है। वही बात करें एक, ठीक है, हाँ। फिर त्वचा के डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षार मलने पर राहत मिलती है, इसके लिए, है ना, इसके लिए हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के चींटियों के डंक से व्यक्ति की त्वचा में मैथोनिक एसिड चला जाता है, जिससे जलन और दर्द होता है। तो तब भी तुम क्या कर सकते हो भाई, तब भी तुम अगर हम बात करें, है ना, हम उपचार कर सकते हैं। अच्छा एक बात तो याद रखो, एक पारंपरिक उपचार उपचार क्षेत्र को इसके पत्ते से रगड़ना है। गोदी का पौधा, जो डाक का पौधा आता है, जो अक्सर जंगली
बिच्छू बूटी के पास उगता है। जो जंगली बिच्छू बूटी होती है, जो नेटल का डंक होता है, किसका डंक होता है? जो नेटल का डंक होता है, उसके कारण उसके अंदर भी क्या होता है? मैथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैथोनिक अम्ल होता है। और उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करता है? एक और पौधा होता है, गोदी का पौधा, या फिर जिसको बोलते हैं डाक का पौधा। किसका बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं डाक का पौधा, है ना। उसकी पत्तियों से उसका उपचार किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, बिच्छुओं की पत्तियों के चुभने वाले बाल मैथोनिक अम्ल को इंजेक्ट करते हैं, जिससे जलन होता है, जिससे का उपचार हम डाक के पौधे से कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे लवण के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? अब हम डिस्कशन करेंगे लवण के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो लवण कैसे बनते थे, कैसे निर्माण होता था? जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते थे, लवण एवं जल का निर्माण करता था। अब जो लवण होते हैं ना, वो भी 3 प्रकृति के होते हैं। कितनी प्रकृति के होते हैं? वो भी 3 प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें, लवण भी जो होते हैं वो 3 प्रकृति के होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो पॉइंट जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? अगर हम बात करें, उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अब ध्यान से सुनो भाई, लवण कब बन रहा है? जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं। जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं, सोचो, अगर एक प्रबल अम्ल है और एक प्रबल क्षार है, तो दोनों प्रबल है भाई, तो बनने वाला लवण कैसा होगा भाई? दोनों का प्रभाव नहीं आएगा, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, मतलब लवण बनेगा उदासीन। एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल अम्ल है, एक प्रबल क्षार है, एक दुर्बल अम्ल है, तो इफेक्ट किसका पड़ेगा? क्षार का। किसका पड़ेगा? क्षार का, मतलब लवण क्या होगा? क्षारीय। एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है, एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है, तो क्या बनेगा भाई? लवण कैसा बनेगा? अम्लीय, क्योंकि अम्ल प्रबल था यहां पर। ठीक है, तो यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या होगा भाई एक अम्लीय लवण तब बनेगा जब एक प्रबल अम्ल ले लें। क्या ले लें हम? प्रबल अम्ल ले लें और एक दुर्बल क्षार ले लें। ठीक है, के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनता है। अम्लीय लवण जलीय घोल का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो अम्लीय है। क्या हो? वो अम्लीय है। पक्का? पक्का, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, तीनों का उदाहरण हम एक साथ देखेंगे। फिर अगर हम बात करें, एक अम्लीय लवण कब बनेगा भाई? ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल में तुम्हें बता ही देता हूं। चलो, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? हमारे पास है, मान लो फर्स्ट वाले का, मान लो मैंने ले लिया NH4OH, जो एक दुर्बल क्षार है। जो क्या है? एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, हाँ, और ये HCl के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो यह बनाएगा NH4Cl और साथ में बनेगा H2O। तो ये जो अम्ल बनाना, ये एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल से, है ना, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है, तो भाई लवण कैसा बनेगा? अम्लीय। ठीक है, वही बात करें, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, क्षारीय लवण कब बनेगा? जब क्षार प्रबल होगा और अम्ल क्या होगा? दुर्बल। तो एक क्षारीय लवण एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। जैसे कि सपोज करो, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक अगर हम बात करें, मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, हाँ, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुम अभिक्रिया करवा दो H2CO3 से। किससे? H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। ये दोनों मिलकर बनाएंगे Na2CO3। क्या बनाएंगे? Na2CO3, यहाँ 2NaOH ले लो, और साथ में निकल जाएगा H2। क्या हो जाएगा? साथ में निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? साथ में निकल जाएगा H2O। क्लियर है? हाँ, 2H2O निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 2H2O निकलेगा। क्लियर है? पक्का? चलो, अब जो 2H2O निकला, ठीक है, 2H2O निकला वो तो ठीक है। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसा है? ये एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के माध्यम से बना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अच्छा, एक उदासीन लवण क्या होगा? जब दोनों की दोनों अगर हम बात करें प्रबल हो। ले लो भाई, एक ले लो NaOH जो प्रबल क्षार है, एक ले लो क्या? एक ले लो हमारा HCl जो एक प्रबल अम्ल है। ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O। तो ये देखो, NaCl जो है एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की देन है, जिसके कारण अगर हम बात करें बनने वाला जो लवण है वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन, जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। अच्छा, अब तुमने सेंधा नमक जरूर सुना होगा।
कई सारे है ना खारे पानी के स्रोत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? खारे पानी का स्रोत हुआ करते थे, वहां वो सूख गए। क्या हो गए? सूख गए। तो वहां पर जो जो अगर बात करें जो सॉल्ट है वो ऐसा रह गया भाई, क्रिस्टल के रूप में मिल गया। ठीक है। अब जो सेंधा नमक होता है वो भूरा इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर कई, अगर बात करें, कई सारी अशुद्धि होती है। तो विश्व के कई भागों में ठोस नमक के भंडार भी पाए जाते हैं। ठीक है। ये बड़े क्रिस्टल अक्सर अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है। इसे सेंधा नमक भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? चलो बढ़े आगे। ठीक है। हाँ, अब अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवणों के निर्माण की। ठीक है। यहां तक तो हमने पीएच का महत्व देखा, हमने लवण देखे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवणों के निर्माण की, और बेसिकली हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे इन सभी का निर्माण तो हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, पर इन सभी के लिए अगर बात करें, एक रॉ मटेरियल होता है हमारा साधारण नमक, जो होता है हमारा NaCl। तो NaCl अगर हम बात करें, जो साधारण नमक होता है, वो हमारे दैनिक उपयोग के लिए कई पदार्थ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कॉस्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो हम है ना खाने की सामग्री में उपयोग किया करते हैं, वॉशिंग सोडा धुलाई वगैरह में उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण है ना जो अगर बात करें ब्लीचिंग के लिए उपयोग करता है, तो मैं ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा। तो ये है ना इनके लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मतलब सोडियम क्लोराइड देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सारी की सारी अगर हम बात करें चीजों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की बात करेंगे, जो होता है हमारा NaOH, और जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। ठीक है। तो ये बनता कैसे था? पहले हम सबसे पहले वो करते थे, यहाँ पर क्या होता था कि हम सोडियम क्लोराइड के है ना अगर बात करें उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। क्या करते थे? जलीय सोडियम क्लोराइड, या अगर हम बात करें नमक के घोल का, ठीक है, हाँ, जल और नमक के घोल का हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, विद्युत अपघटन करते थे। तो हमें मिलता था क्लोरीन। अगर हम बात करें हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था क्लोरीन, हमें मिलती थी हाइड्रोजन गैस, और साथ में मिलता था हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी अभिक्रिया तो मैं याद हो तो मैं दिखाता हूँ, वो होती है क्या? NaCl। ठीक है। और हम लेते थे यहाँ पर क्या? H2O। क्या लेते थे? H2O। यहाँ पर बनता था NaOH। ठीक है। साथ में बनती थी क्लोरीन गैस, और साथ में बनती थी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाँ, और ये एक्वस लेते थे हम। क्या लेते थे? एक्वस। ठीक है। NaCl भी क्या होता था? एक्वस। क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ NaCl भी क्या होता था? एक्वस H2। अब देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं अपन? बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाता है 2, और ये हो जाएगा 2NaOH। ठीक है। तो 2NaOH। हाँ, क्लियर। ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अब तुम ध्यान से सुनोगे, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन है, और ये क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, अब याद ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है वो हमें कहाँ पर मिलती है? वो हमें मिलती है कैथोड पर। किस पर मिलती है? कैथोड पर। देखो इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। विद्युत अपघटन में कैथोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अगर हम बात करें विद्युत अपघटन में एनोड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो कैथोड नेगेटिव है तो उसके ऊपर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तुम्हें पता है ना H+ होता है। तो भाई हाइड्रोजन कौन से पे निकलेगी? भाई पॉजिटिव वाली किस पर निकलेगी? भाई नेगेटिव पर। भाई क्लोरीन होता है, क्लोरीन पे तुम्हें पता है Cl- होता है। तो क्लोरीन वाला कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा एनोड पर। कहां पर मिलेगा? एनोड पर, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वाला कहां निकलेगा? पॉजिटिव पर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कहां मिलेगा? वो हमें मिलेगा कहां पर? कैथोड पर। कहां पर मिलेगा? कैथोड पर। क्लियर है? पक्का? चलो भाई, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। अब क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता था? देखो देखो, जल उपचार में है ना, जल के ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में उपयोग होता है। PVC तुमने सुना होगा, एक बहुलक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप वगैरह सुना होगा, तो उसके निर्माण में। कीटनाशक के रूप में, अगर कीटाणुनाशक के रूप में CFC जो पहले रेफ्रिजरेटर में यूज होती थी है ना, अगर हम बात करें, और कीटनाशक के रूप में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके निर्माण में उपयोग होता है। वही बात करें हाइड्रोजन का, उर्वरकों के लिए, ईंधन के लिए, अगर बात करें उर्वरकों के ईंधन के लिए, मार्जरीन और अमोनिया के लिए। ईंधन बताओ, ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जो रॉकेट वगैरह होते हैं, ठीक है, रॉकेट वगैरह में होते हैं, उनके अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है? वो अगर बात करें, वहां पर भी लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नमक का घोल है ना, नमक के घोल के साथ हमें क्या क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए, ठीक है, कृत्रिम फाइबर के उपयोग में अगर बात करें, इसका उपयोग किया जाता है। इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं सोचना था। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों बोला करते हैं? क्योंकि क्लोरीन और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अपन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय है ना विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर क्या कराता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जो एक क्या एक क्षार है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे है ना निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। क्लोरीन मतलब क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार। ये रासायनिक अभिक्रिया हमेशा के लिए याद रख लो, 2NaCl है ना प्लस 2H2O हमें देता है क्या, 2NaOH, और साथ में निकलती है Cl2 गैस, और साथ में निकलता है क्या, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस का है ना जल के अगर हम बात करें उपचार के लिए उपयोग होता है, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीस वगैरह का हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, हमारा जल है। ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। पक्का? तो इस तरीके से अभिक्रिया लिखोगे तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। पक्का? चलो आगे बढ़े। हाँ अच्छा, जलीय सोडियम क्लोराइड। अच्छा अब हम बात करेंगे किसका, अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है ना, रासायनिक सूत्र ऐसा लिखना, ठीक है। कभी विरंजक चूर्ण पूछ ले तो रासायनिक सूत्र होता है इसका CaOCl2, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम बहुत ही सिंपल है, इसको अपन बोलते हैं, देखो कैल्शियम, तो अपन लिख लेंगे कैल्शियम, ठीक है। ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑक्सी, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण का, जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से हमें वहां पर कौन सी गैस मिली थी, क्लोरीन, है ना। और इस क्लोरीन गैस को अगर हम शुष्क बुझे हुए चूने, है ना, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अगर हम बात करें क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कि देखो ये मेरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है। क्या है हमारा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जैसे ही है ना, इसकी अपन अभिक्रिया करवा दें किसके साथ, इसकी अभिक्रिया करवा दें क्लोरीन गैस के साथ। किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं तो बनता है CaO, क्या बनता है, CaOCl2, क्या बनता है, CaOCl2। चलो लिख देते हैं CaOCl2, और साथ में बनता है जल, और साथ में बनता है जल। क्लियर है? हाँ पक्का। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी तुम कह सकते हो, ऐसे लिख लो ब्लीचिंग पाउडर। ये दो नाम इसलिए लिखवाया हूँ, बेसिकली यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, जल, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, विरंजन वगैरह में उपयोग होता है ना। विरंजन का मतलब क्या होता है, रंग वगैरह, रंग उड़ा दे, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए किया जाता है। विरंजन मतलब रंग उड़ाना, ठीक है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है, ब्लीच करने के लिए किया जाता है। पक्का। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है। उपचायक क्या होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था, एक होते हैं ऑक्सीकारक, है ना, जो अगर हम बात करें ऑक्सीकरण करवाते हैं उन्हीं को उपचायक कहते हैं, जो क्या करवाएं, खुद ऑक्सीकरण करवाएं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होता है हमारा बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। अब तुम लोगों को अच्छे से बता दूं मैं, है ना, इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। इसका रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3, और रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम जो है, बताओ रासायनिक नाम क्या होगा। देखो सोडियम है तो सोडियम लिख दो, सोडियम, है ना,
H हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट लिख दो। HCO3 क्या होता है? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? पक्का। चलो, तो इसमें क्या करता है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसे तेजी से पकाने के लिए भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो भाई किचन वगैरह में इसका उपयोग बहुत है। यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 है। इसका उत्पादन कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे, है ना, पक्का। चलो, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें कपड़े या धोने का सोडा मिलता है। अब देखो इसकी अब मेथड क्या है वो हम अगर हम बात करें थोड़ा सा याद करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम 4 पदार्थ लेते हैं। कितने पदार्थ लेते हैं? 4। ठीक है, अब तुम ये बताओ कौन कौन से 4 पदार्थ लेंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें सोडियम चाहिए तो हम ले लो NaCl। क्या ले लो? NaCl। फिर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हम ले लो जल, H2O। ठीक है, हमें कार्बोनेट चाहिए तो हम ले लो CO2। और एक और चीज लेते हैं वो है हमारी अमोनिया। क्या लेते हैं? हमारी अमोनिया। ठीक है, ये 4 चीज हमें लेना है। ठीक है, हाँ, और ये बनाते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक और चीज बनती है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बनती है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या है? सोडियम हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हो। ऊपर मैंने बाई कार्बोनेट लिखवाया, कोई समस्या की बात नहीं और डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा जल है। ये हमारा क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये हमारी क्या है? हमारी अमोनिया गैस है। क्या है? हमारी अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया है। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलो भाई। हाँ, अब जो बेकिंग सोडा है इसको गर्म करने पर हमें धोने का सोडा मिलता है। क्या मिलता है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? हमें धोने का सोडा मिलता है। क्लियर है? पक्का? चलो भाई, तो हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली कैसे गर्म करेंगे हम? कैसे गर्म करेंगे हम तुम्हें दिखा देते हैं। देखो, तो जो हमारा अगर हम बात करें जो हमारा NaCO3 है, NaHCO3 है, इसको जैसे ही तुम गर्म करोगे तो बनेगा Na2CO3। ठीक है, इसको अपन 2 यूनिट्स लेना पड़ता है। ठीक है, साथ में Na2CO3 फिर बनता है H2O प्लस CO2। ठीक है, तो 2 NaCO3 को तुम गर्म करोगे तो ये जो है ना, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और जो जल के साथ निर्माण करता है बेकिंग सोडा का, सॉरी धोने के सोडा का। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धोने के सोडा की, धावन सोडा की। तो धोने का सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। अब तो मैं दिखाते हैं कैसे। मैंने क्या किया? मैंने NaHCO3 लिया। ठीक है, NaHCO3 लिया और इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। ये बनाया क्या? Na2CO3। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिया और साथ में बना जल और साथ में निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेसिकली क्या होता है? ये तो बना हमारा क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से समझ रहे हो ना? ये क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये था ही पहले से, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हमने बेकिंग सोडा कहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या होता है? एक होता है ना क्रिस्टलीकरण का जल, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल। क्या होता है कि कुछ अणु जो होते हैं वो जल से क्या होता है? आकर्षित होते हैं और अपने साथ उनको बांध कर रखते हैं। क्या करते हैं? अपने साथ उनको बांध कर रखते हैं। ठीक है, हाँ, अपने साथ क्या करते हैं? उनको बांध कर रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉपर सल्फेट हुआ। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4, है ना। ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट। क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4, बट ये 5 H2O को साथ रखता है। वही बात करें हम जिप्सम करके एक चीज पढ़ेंगे हम, जिप्सम। ठीक है, तो ये जल के साथ क्या होता है? आकर्षित होता है, CaSO4.2H2O।
तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। सॉरी, क्रिस्टलीकरण नहीं, क्रिस्टल का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे ही जो धावन सोडा होता है, अगर हम बात करें, वो भी अगर हम बात करें, ठीक है, वो भी जल के साथ मिलकर, ठीक है, धावन सोडा का निर्माण करता है। तो मैं तुम्हें बताऊं तो जो Na2CO3 है ना, वो क्या करेगा, अगर हम बात करें, वो जल के साथ 10H2O के साथ मिलकर बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। बेसिकली क्या होगा, इसको अपन गर्म कर देंगे ना तो वापस ये 10H2O उड़ जाएंगे, है ना, इनकी वाष्प बन जाएगी, लेकिन ये आकर्षित होते हैं जल के साथ, जिसको हमने बोला है धावन सोडा। क्या बोला है? धावन सोडा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, पक्का। चलो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, धावन सोडा का उपयोग क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, हाँ, सोडियम कार्बोनेट का, नॉट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है ना। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की स्थायी कठोरता के हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़े। ये उपयोग थे जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन कर रहा है हमने। ठीक है, अब बात करें क्रिस्टलन के जल के बारे में, हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी बात करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, गणेश जी आ गए हैं तो कहीं देखा होगा तो कई मूर्तिकार जो होता है वो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के लिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करा करते हैं। क्या करा करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का उपयोग करा करते हैं। ठीक है, बट वो क्या है, वही वो मूर्ति को हमें ना जब जल में सिराते हैं तो वो थोड़ी हार्मफुल हो जाती है। ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि हमेशा हमें ना मिट्टी के गणेश जी का उपयोग कर, मतलब मिट्टी के गणेश जी का अगर बात करें, स्थापना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, हमें श्रद्धा रहनी चाहिए, है ना, हमारी क्या रहना चाहिए? श्रद्धा रहना चाहिए। इसलिए हम पीओपी का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। क्या कही जाती है? पीओपी के ना उपयोग करने की, या पीओपी वाली मूर्तियों की ना उपयोग करने की सलाह की दी जाती है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे? तो जिप्सम को जब 373 केल्विन या फिर तुम लिख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम है, पर गर्म करने पर यह एक जल के अणुओं का त्याग कर कर, है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4, है ना, हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करता है। देखो ध्यान से, जिप्सम क्या होता है? वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है हमारा? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। और जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूं, क्या करता हूं? गर्म करता हूं, तो इसमें से 1.5H2O, डेढ़ निकल जाता है, तो बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अच्छा, हाफ को मैं बोलता हूं अर्ध। क्या बोलता हूं? अर्ध। ठीक है, हाफ को क्या बोलता हूं? अर्ध या फिर हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको अपन बोलते हैं पीओपी। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया हाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम है, जिसको अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भी कहा करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि CaSO4 हाफ H2O किसका सूत्र है? ये है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, सूत्र है हमारा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का पाउडर एक सफेद पाउडर है, और पानी के साथ मिलने पर यह एक बार फिर जिप्सम में बदल जाता है और एक कठोर ठोस द्रव्यमान बनाता है। ठीक है, हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात और, अब अपन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया, अगर इसको तुमने वापस नमी वाले अगर बात करें क्षेत्र में रख दिया, तो ये वापस अगर बात करें जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? वापस ये जिप्सम का निर्माण कर लेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा रहना चाहिए।